गुड मॉर्निंग बच्चों। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बात कर रहे थे हम लोग। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल, ईथर, एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। एक क्वेश्चन करते हैं साहब कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ये आप देख पा रहे हैं C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे NH लगाया हुआ है, मतलब ये एमाइड का केस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कीटोन, ये कीटो ग्रुप आ गया। अब ये एमाइड नहीं है तो ये कीटो ग्रुप आ गया, और ये जो फंक्शनल ग्रुप था ये एमाइड था। जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लें। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक उससे H लगा हुआ है, जेंटलमैन। तो यहाँ पर ये एमाइड का केस है और ये कीटो केस हुआ विद 2 डिग्री एमाइन। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। हम कह सकते हैं आर, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। तो क्रियाशील समघटकता में ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रियाशील समूह अलग अलग होना चाहिए। क्रियाशील समूह यदि अलग होगा तो उसे हम फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, और क्रियाशील समूह अगर अलग नहीं होगा तो उसे हम फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वैल्यू ऑफ DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू सेम होगी। डिफरेंस ऑफ रिंग और चेन। प्यारे बच्चों, जो भी कंपाउंड हमें गिवन होगा, जो भी स्ट्रक्चर हमें गिवन होगा, उसमें एक कंपाउंड, मतलब ध्यान रखना है कि वन कंपाउंड will be open chain and other compound will be closed chain।
दूसरा कंपाउंड क्लोज चेन होगा। एक कंपाउंड ओपन चेन होगा और एक कंपाउंड क्लोज चेन होगा। मतलब यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि दोनों कंपाउंड में ओपन चेन होगी तो उसमें हम कभी RCI की चर्चा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की चर्चा नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन दिखाई दे, तभी आप RCI की बात करेंगे। देखो भाई, एग्जाम्पल करते हैं हम। पहला केस हम बात करें अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। देखो भाई, ये अल्कीन है मतलब इसमें डबल बॉन्ड आया है, और ये अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड आया है, और ये साइक्लो लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला अगर, और साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम, बताया था मैंने IUPAC पढ़ाते समय, CnH2n। क्या लिख सकते हैं? CnH2n। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन परमाणु उसके डबल ले लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब यहाँ से क्लियर है कि जो Du है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर अल्कीन है, ईन लगा ना, तो ईन का मतलब एक पाई बॉन्ड हुआ, डाईन होता तो 2 पाई बॉन्ड होते। तो अल्कीन की अगर हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें जेंटलमैन, इसको बोलते हैं इथीन, और अगर इसमें हम रिंग बनाएंगे तो इसमें रिंग नहीं बनेगा, तो इसका रिंग चेन आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन में रिंग नहीं बनती। अगर हम इसका अगला मेंबर ले लें प्रोपीन, तो प्रोपीन में कितने कार्बन हैं? 3। तो 3 कार्बन की रिंग हम बना सकते हैं, और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसका RCI हो गया, प्रोपीन का RCI साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि किसी ने आपसे पूछा कि यदि अल्कीन को RCI शो करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए प्यारे बच्चों? 3 होने चाहिए। यदि मुझे पहला केस सीखना है तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब आप दौड़ लगा सकते हैं, 4 कार्बन कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको बोलते हैं ब्यूट 1-ईन। अब इसका RCI बनाना है तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। बच्चा कहता है कि सर अगर मैं ब्यूट 2-ईन लिख दूं तो कोई बात नहीं है, आप ब्यूट 2-ईन लिख दीजिएगा, तब भी उसका RCI साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो आप RCI में अल्कीन और साइक्लोअल्केन को रिंग चेन आइसोमर बोल सकते हैं। एक बात जेंटलमैन। दूसरी बात जरा ध्यान दो कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, मतलब एक कंपाउंड ऐसा है, जब आप अल्कीन की बात कर रहे हैं तो अल्कीन में आपके पास ओलिफिनिक, मैंने बताया था दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ओलिफिनिक बॉन्ड। तो अल्कीन में ओलिफिनिक बॉन्ड है, इसीलिए तो इसे आप अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जहाँ पे ओलिफिनिक बॉन्ड आ जाता है उस कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो अल्कीन कैसा हुआ? अनसैचुरेटेड हो गया साहब।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कैसा हाइड्रोकार्बन हुआ, अनसैचुरेटेड, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। किसी ने आपसे पूछा क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में RCI पाई जाती है, तो आप बोल देंगे यस पाई जाती है, ओलिफिनिक बॉन्ड। और इसमें आप देखेंगे साइक्लोअल्केन में पाई बॉन्ड नहीं है, साइक्लोअल्केन में C सिंगल बॉन्ड C है। अरे इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे। आप समझिए कि एक प्रॉपर्टी, इनकी तो बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें DU है, इसमें रिंग है, इसमें भी DU है। लेकिन जो C सिंगल बॉन्ड C का नेचर है और C डबल बॉन्ड C का नेचर है, इसमें एडिशन हो सकता है, इसमें एडिशन नहीं हो सकता है, इसमें एडिशन रिएक्शन होगी, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि RCI विल बी Fi। जो रिंग चेन आइसोमर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई आपके लिए कि RCI विल बी Fi। जो रिंग चेन आइसोमर होगा वो फंक्शनल आइसोमर जरूर होगा, क्योंकि अल्कीन का बॉन्ड का नेचर अलग है, साइक्लोअल्केन का बॉन्ड का नेचर अलग है, फंक्शनल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। तो ध्यान देना है कि RCI जो होगा, कोई आपसे पूछता है कि क्या रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर मतलब क्रियाशील समघटक होगा, तो आप बोलेंगे यस सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दूसरा केस समझाते हैं भाई। दूसरा केस है अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन। अल्काइन आइन आ गया, इसमें साइक्लोअल्कीन ईन आ गया और साइक्लो आ गया। तो ध्यान दें साहब, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो ये जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि DU की वैल्यू 2 होनी चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होंगे, मतलब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा प्यारे बच्चों, तो कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे साहब। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो मतलब 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग आ जाएगी। एक रिंग आनी चाहिए और 1 पाई बॉन्ड आना चाहिए, या फिर 2 पाई बॉन्ड, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलो साहब देखते हैं। मान के चलो फॉर्मूला दिया गया है C2H2। हम अगर अल्काइन की बात करें और एक तरफ उसका RCI लिख रहे हैं, तो एसिटिलीन बोलते हैं इसे बोलते हैं एसिटिलीन, या इसी को बोलते हैं इथाइन। IUPAC हो गया ये इथाइन। इसमें रिंग नहीं बन पाएगी तो इसका RCI हम नहीं बनाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम इससे आगे बढ़े तो कार्बन एक और बढ़ा दिया, प्रोपाइन। ये प्रोपाइन हो गया। प्रोपाइन में आप देखिए, आहा दिस एसिडिक H प्रेजेंट, यहाँ पर ये एसिडिक H भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये HSP कार्बन से जुड़ा है। 3 कार्बन की रिंग हम बना सकते हैं और कहीं पर एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। ये इसका रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। अगर हम इसी सिलसिले में एक कार्बन और बढ़ा दें
तो एक कार्बन बढ़ा देंगे तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे 4। तो चलो भाई करके देख लेते हैं। 4 कार्बन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4। अब 2n-2 तो ये हो जाएगा 6। अब इसके 2 फॉर्म बन सकते हैं। देखो साहब, पहला फॉर्म क्या बना रहे हैं हम कि 4 कार्बन हैं और हमने ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। ये ब्यूट 1 आयन हो जाएगा। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर जब मैं ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर दूंगा सेकंड कार्बन पे, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। तो प्यारे बच्चों, पहले तो C4H6 के 2 अल्काइन बन सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि C4H6 के कितने अल्काइन बन सकते हैं, तो आप कहेंगे साहब 2 बन जाएंगे। और ये दोनों 1 and 2, ये 1 and 2 नन्हे मुन्ने, ये 1 and 2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पोजीशन आइसोमर चेक करते समय PCC, देखें साहब PCC में कितने कार्बन हैं 4, और ब्रांच में जिसको आप बोलते हैं साइड चेन में कितने कार्बन हैं 0। PCC में कितने कार्बन हैं 4, साइड चेन में कितने कार्बन हैं 0। तो PI की कंडीशन है साहब, PI की क्या कंडीशन है कि पापा कार्बन चेन में बराबर कार्बन होने चाहिए, साइड चेन में भी बराबर कार्बन होने चाहिए, तभी आप PI की बात करेंगे। अब हमने ये अल्काइन बनाए हैं, अब जरा इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिए जाएं। तो जब हम इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन हैं 4। तो तीसरा स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, ये हमने बनाया और सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर हम ऐसे बना दें, अरे बना दो भाई। एक बच्चा कहता है सर हम ऐसे बना दें, बना दो भाई। एक बच्चा कहता है सर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना दें। यस आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि सारे कार्बन क्या थे आइडेंटिकल थे। तो ये सारे फॉर्म क्या हैं आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो साइक्लो क्या बन गया ब्यूटीन बन गया। ये तीसरा, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो 1 and 3 को आप क्या बोलेंगे RCI, 2 and 3 को आप क्या बोलेंगे RCI, 1 and 2 को आप क्या बोलेंगे PI, पोजीशन आइसोमर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि C4H6 के लिए आप अल्काइन और साइक्लो अल्कीन की बात कर रहे हैं। आपने 4 कार्बन की रिंग बनाई और यहाँ पे 4 कार्बन को क्या कर दिया ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान ये भी देना है, बच्चा कहता है कि सर हम यदि रिंग को 3 कार्बन का बना दें तो भी चलेगा भाई, 3 कार्बन की रिंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। अगर हम 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे तो हमें एक ब्रांच लगानी पड़ेगी। देखो साहब कितने कार्बन हैं 1 2 3 4, H कितने हैं 3 यहाँ आएंगे, 1 यहाँ आएगा, 3 2 5 और 1 यहाँ आएगा C4H6। तो अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जहाँ पे पाई बॉन्ड था वहीं पर हमने ब्रांच को लगा दिया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने देखो यहाँ C 2 3 4, 2H यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे 2, तो ये 3 कार्बन की रिंग के इतने फॉर्मेट बन सकते हैं।
1 और 4 को आप क्या बोलेंगे, अभी भी RCI बोलेंगे। 1 5 को RCI बोलेंगे, 1 6 को RCI बोलेंगे, 2 4 को RCI बोलेंगे, 2 5 को RCI बोलेंगे, 2 6 को RCI बोलेंगे। बिकॉज एक कार्बन, एक कंपाउंड ओपन चेन है और दूसरा कंपाउंड रिंग में है, मतलब क्लोज चेन है। बाकी सारी कंडीशन आप देखो तो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इन सभी में आप देखेंगे तो DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2 है। तो ये आपको ध्यान देना है कि C4H6 में आप ये फॉर्म भी बना सकते हैं। बच्चा कहता है कि सर इसमें DU2 है, अल्काइन है, तो हमने डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। बना सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं RCI की। तो ऑल द RCI, अब इसमें साइक्लोअल्कीन बना तो हम C4H6 के लिए, C4H6 हमारा जो फॉर्मूला था उसके लिए हम एक बाईसाइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं। मैंने क्लास में पढ़ाया था कि बाईसाइक्लो के लिए मिनिमम कार्बन 4 होने चाहिए। बाईसाइक्लो यदि प्यारे बच्चों आपको बनाना है तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो ये बाईसाइक्लो हो गया। देखो C4 है और H कितने हैं, 6 हैं, तो ये भी इसका फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसमें आप बाईसाइक्लो भी ऐड कर सकते हो। और अगर एक और बनेगा तो स्पाइरो भी आ जाएगा। ध्यान देना है कि स्पाइरो जब कभी भी आप बनाएं तो मिनिमम कार्बन 5 होने चाहिए और बाईसाइक्लो के लिए मिनिमम कार्बन 4 होने चाहिए। अल्काइन, साइक्लोअल्कीन, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड आर RCI रिंग चेन आइसोमर। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि हम सीख रहे हैं रिंग चेन आइसोमर, और मैंने आपको बताया कि ऑल द रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल आइसोमर। देखो आप कि अगर आप बात करो CH2OH और CH3OCH3, अगर आप इसकी बात करें देखो तो ये दोनों क्या हैं, हम लोग कल सीखे थे, ये फंक्शनल आइसोमर हैं, ये क्रियाशील समघटक हैं, लेकिन दोनों कंपाउंड तो ओपन चेन है, तो ये RCI नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल आइसोमर Fi आर नॉट RCI ऑलवेज। जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं वो हमेशा RCI नहीं होते, लेकिन RCI इज ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर। जैसे अभी हमने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था C4H6, तो आप देखें प्यारे बच्चों कि आप एक स्केलेटन इसके लिए बना सकते थे, एक स्केलेटन बना सकते थे ये वाला, एक स्केलेटन बना सकते थे ये वाला, एक स्केलेटन बना सकते थे ये ओपन चेन आप बना रहे हैं साहब। सोचो आप ओपन चेन बना रहे हैं, इसमें आप ब्रांच नहीं लगा सकते। देखो जैसे ही ब्रांच लगाएंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फिर भी। अगर यहाँ पे मान चलो डबल बॉन्ड डाला, अगर यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड डाला, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि कितनी DU होनी चाहिए, 2। तो अब यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी हम, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ ट्रिपल नहीं लगा सकते, अगर यहाँ ट्रिपल लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हम ओपन चेन में ABCD बना सकते हैं।
ओपन चेन में हम ABCD बना सकते हैं। क्लोज वाला अभी हमने आपको बताया था, साइक्लोब्यूटीन बना सकते हैं, फिर 3 कार्बन की रिंग बना सकते हैं। अब आप इनको देखो जरा कि A और B ये सारे कंपाउंड ओपन चेन है, तो हम इनमें RCI की बात करेंगे ही नहीं, हम RCI की बात इनमें करेंगे ही नहीं। तो हम फिर पेयर कैसे बनाएंगे? AB AC AD BC BD CD, तो इतने पेयर बन रहे हैं। A का B के साथ बन गया, A का C के साथ, A का D के साथ, और B का C के साथ, B का D के साथ, और C का D के साथ। अब देखो AB ट्रिपल बॉन्ड को, आहा यहाँ 1 पे था और यहाँ 2 पे आ गया, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर हो गया साहब। A और C में जरा देखो, यहाँ DU2 है, यहाँ पे भी DU2 है, लेकिन इसका फंक्शनल नेचर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डाइईन, बोथ आर डाइईन। डाइईन भी 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। ये देखो दोनों पाई बॉन्ड लगातार आ गए, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, सबसे मस्त मजेदार कॉन्जुगेटेड डाइईन, यही है साहब। इसमें रेजोनेंस होता है 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन कॉन्जुगेटेड डाइईन होती है, आइसोलेटेड डाइईन होती है, क्यूमुलेटेड डाइईन होती है, 3 प्रकार की डाइईन होती हैं। ए और सी में क्या रिलेशन आया? फंक्शनल आइसोमर हैं, RCI नहीं है, ध्यान देना, फंक्शनल आइसोमर हैं, RCI नहीं है, फंक्शनल आइसोमर है। ए और डी फंक्शनल आइसोमर हैं, RCI नहीं है। सॉरी सर, सॉरी बेटा, RCI नहीं है। बी और सी क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं, RCI नहीं है। तो भाई स्टेटमेंट हमने क्या लिखा कि FI आर नॉट RCI ऑलवेज, लेकिन RCI ऑलवेज FI। फिर बी और डी को देखो, बी और डी क्या हैं? FI हैं, लेकिन RCI नहीं है। फिर आप सी और डी को देखो, तो सी और डी PCC 4 कार्बन, PCC 4 कार्बन, ब्रांच जीरो, डबल बॉन्ड कितने? 2, लेकिन डबल बॉन्ड 1 2 3 यहाँ घूम रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, रेंज बढ़ गई साहब। तो ये हो गया PI, क्या हो गया? PI, पोजीशन आइसोमर, ध्यान दें। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, हम RCI का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और चौथा पार्ट हुआ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हम बात कर सकते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की तब जब एक कंपाउंड ओपन चेन होगा और दूसरा क्लोज चेन होगा। प्यारे बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की। देखते हैं साहब मेटामेरिज्म में क्या होता है। मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म जो शो करते हैं उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मेटामर्स। कंपाउंड्स बिलोंग टू मेटामेरिज्म। Compound belongs to metamerism are called मेटामर्स। उनको मेटामर्स बोलते हैं।
ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्ट्रक्चर जो मेटामेरिज्म को बिलोंग करते हैं उनको मेटामर्स बोलते हैं। मेटामर्स के लक्षण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं? वही है साहब जो पुराना मामला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम वैल्यू ऑफ du, different IUPAC, different structural formula, अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला साहब हर जगह अलग अलग होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। यही तो पॉइंट है सबसे बड़ा, सबसे दमदार। यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ कैसे, देखते हैं साहब कैसे डिफरेंट हुआ। कि कह रहे हैं ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, another group, alkyl group, aryl group, another group, due to the arrangement of alkyl group, aryl group, another group with a polyvalent एटम और ग्रुप, पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। ध्यान दें, पॉलीवैलेंट का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एक से ज्यादा। पॉलीवैलेंट का मतलब समझो पहले तो आप, मोर देन वन, मोर देन वन। क्या मोर देन वन? वैलेंसी। ऐसा कोई एटम, ऐसा कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो उसे बोलेंगे पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट एटम, देखो मैं एग्जांपल पहले लिख दूं। जैसे आप ईथर में पढ़ते हैं ऑक्सीजन, थायो ईथर में पढ़ते हैं एस, 2 डिग्री एमाइन में पढ़ते हैं NH। देखो ये फ्री बैलेंसी जनरेट हो रही है, यही तो बैलेंसी है, फ्री बैलेंसी। दो इसमें भी 2। तो इस तरह के जो एटम होते हैं ये पॉलीवैलेंट कहलाते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों अलग होता है? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, एनदर ग्रुप विद अ पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। देखते हैं साहब क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ये 3 ग्रुप हो गए पॉलीवैलेंट, ये 2 डिग्री एमाइन है, ये ईथर है। प्यारे बच्चों, मैंने नाम तो इनके बता दिए बहुत पहले, लेकिन अगर मन ना माने तो फिर से लिख लेना। 2 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन हो गया। ये टर्सरी एमाइन हो गया 3 डिग्री एमाइन। ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। ये कीटोन हो गया साहब।
कल इनकी चर्चा की थी। एसिड के भाई हैं साहब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, इन्हें हम एस्टर बोलते हैं। मीठे फलों की खुशबू आ जाए, आहा, तो एस्टर हो जाता है। मजा आ गया साहब, ये एस्टर हो गया। अगर आप इसमें NH लगा दें तो ये 2 डिग्री एमाइड हो गया, 2 डिग्री एमाइड। अगर आप इसकी बात करें तो N की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पे 2, तो इसे हम 3 डिग्री एमाइड बोल देते हैं, 3 डिग्री एमाइड। प्यारे बच्चों देखो, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, 2 डिग्री एमाइन हो गया, 3 डिग्री एमाइन हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, 2 डिग्री एमाइड हो गया, 3 डिग्री एमाइड हो गया। एसिड एनहाइड्राइड को क्यों छोड़ें? इन्होंने अपना क्या बिगाड़ा है? एसिड एनहाइड्राइड ले लो भाई, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड हो गया। तो जितने फंक्शनल ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे हैं वो सभी मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये समझ लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम 1 to 9, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम 1 to 9 कैन शो द मेटामेरिज्म। बादल बना दिया क्लाउड, आहा। फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम 1 to 9 कैन शो मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप 1 to 9 कैन शो मेटामेरिज्म। लेकिन आप देखिए इनमें बहुत से फंक्शनल ग्रुप नहीं हैं। अरे जो नहीं है साहब तो घबराने की बात नहीं है, मतलब वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साहब फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, देखो X अगर लगा है मतलब हेलो अल्केन, अल्किल हैलाइड, थायो एल्कोहल, एल्कोहल, कीटोन का भाई एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री एमाइड। ये देखो 1 डिग्री एमाइड आ गए, अंकल जी आ गए 1 डिग्री एमाइड। एमाइड भी भाई साहब 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एमाइड हो गया, 1 डिग्री एमाइन हो गया, NH2, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। लिखे दे रहा हूं मैं, डू नॉट शो मेटामेरिज्म। बोले साहब ये शो क्यों नहीं करेंगे? अरे दिख नहीं रहा, ये मोनोवेलेंट है साहब। फ्री वैलेंसी कितनी है? 1 है। ये सभी मोनोवेलेंट हैं प्यारे बच्चों, ये मोनोवेलेंट हैं। जो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं। मेटा का मतलब होता है बीच में, मेटा का मतलब बीच में। मेटा को सरल कर दूं मैं थोड़ा सा, मेटामेरिज्म, इसमें 2 शब्द हैं, मेटामेरिज्म। तो मेटा को मैंने आपकी सहूलियत के लिए सरल कर दिया बीच में,
ये वो वाला बीच नहीं है भाई साहब, समुद्र वाला, मिडिल में है ना, बीच में, इन द मिडिल। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जो मिडिल में आ जाए, जो मिडिल में आ जाए, बीच में आ जाए, कीटोन हो, एसिड एमाइड हो, 2 डिग्री 3 डिग्री एस्टर हो, 3 डिग्री एमाइन हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, जो फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाए वो मेटामेरिज्म शो करेगा। जो फंक्शनल ग्रुप किनारे पर आए, टर्मिनल पर आए, आप कभी अल्कोहल बनाना साहब, मैंने आपको पढ़ाया है 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दीज आर द टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो आपको मैंने उस समय भी बताया था, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कैन शो मेटामेरिज्म। जो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो मेटामेरिज्म को शो कर सकते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म को शो नहीं करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है सब। हमने ईथर की बात की तो हमने क्या लिखा कि C2H5O C2H5 लिखा। प्यारे बच्चे सभी इसका नाम जानते हैं, इथॉक्सी इथेन है, डाई इथाइल ईथर है, और हमने यहाँ पर मिथाइल रख दिया और यहाँ पर प्रोपाइल लगा दिया। यहाँ पर 2 H आ जाएंगे तो ये प्रोपाइल लगा दिया साहब। देखो अब ये है पॉलीवैलेंट एटम जिसको हम बोलते हैं ईथर। इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, अलग हो गया। इधर इथाइल है और इधर प्रोपाइल है। देखो डिफरेंट हो गया साहब मामला। तो आप बोल सकते हो कि 1 and 2 आर मेटामर्स, ये मेटामर्स हो गए। इसका एक फॉर्मेट बच्चा कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो प्यारे बच्चों ये नॉर्मल प्रोपाइल है और ये क्या है, क्लास में बताया मैंने आइसोप्रोपाइल। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये नॉर्मल प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। तो 2 and 3 भी क्या है, मेटामर्स हैं। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमने इस फॉर्मूले में मेटामर्स बनाए सब। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 and 3 में आप देखें तो PCC, ये जो PCC है उसमें कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। इधर जो PCC है इसमें कितने कार्बन है, 3। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात है, 1 2 3। तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, प्यारे बच्चों पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड PCC दोनों में क्या है, सेम है PCC। अगर इधर आप देखोगे PCC, हालांकि ये नहीं होगी लेकिन ये जो होगा वो बच्चा होगा सब्स्टिट्यूट, वो भी क्या है, सेम है। तो मेटा आइसोमेरिज्म के साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ये बात मैं आपको बताने वाला था। मेटामेरिज्म एंड पोजीशन
मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कैन एग्जिस्ट टुगेदर व्हेन बोथ कंपाउंड या स्ट्रक्चर, बोथ कंपाउंड्स हैव सेम पीसीसी पापा कार्बन चेन। अगर दोनों कंपाउंड में, बहुत बड़ा पॉइंट लिख दिया ये सब आपके सामने, यदि दोनों कंपाउंड में पीसीसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मेटामर्स मतलब आपसे कोई पूछे कि 2 and 3, 2 and 3 MI हैं, यस, PI हैं, यस। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मेटा आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म के साथ हो सकती है, बिल्कुल। मेटा आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन चेन आइसोमेरिज्म कभी पोजीशन के साथ नहीं होती साहब, मैं बता चुका हूं आपको, ध्यान रखना आप। CI एंड PI कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म कभी एक साथ नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखें। पोजीशन आइसोमेरिज्म वरीयता में सबसे पीछे होती है, चेन आइसोमेरिज्म से भी पीछे होती है। मतलब अगर कहीं पर चेन बन रहा है, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं और हम चेन आइसोमर बना रहे हैं, तो ध्यान देना है वहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे, वहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है। और पोजीशन बना रहे हैं तो चेन नहीं बनाना है, ये ध्यान दो आप। देखो यहाँ पोजीशन तो है 1 2, 2 पे क्या आया, मेथॉक्सी, देख लो आप, 2 पे क्या आया, मेथॉक्सी। नाम क्या होगा इसका, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, IUPAC। और इसका क्या नाम होगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये पोजीशन इसलिए हुए क्योंकि ये पीसीसी क्या है, सेम है। आपको यहाँ पे बात करोगे नहीं, यहाँ पे आप बात नहीं करेंगे। ये 1 and 2 स्ट्रिक्टली क्या होंगे, मेटामर्स। यहाँ पे पोजीशन की बात आप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन का है, 3, यहाँ पीसीसी कितने कार्बन का है, 2 का। तो आप यहाँ सीआई की बात कर सकते हैं। मतलब मेटा को या तो सीआई के साथ रखो या पीआई के साथ रखो। मेटा सीआई पीआई कभी एक साथ नहीं होगा, और सीआई और पीआई की तो दुश्मनी है साहब बचपन से ही, वो कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इतना आप स्टडी करिएगा, कल फिर आगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। मेटामेरिज्म की एग्जाम्पल सिखाने हैं, और टोटोमेरिज्म पढ़िएगा, टोटोमेरिज्म कल पढ़ाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।